परसेंट जो मार्केट है, देश का मार्केट है, वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये बात हमने लोगों को समझाई, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाई कि आप अगर पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु में लगाते हैं कारखाना और आपको भेजना है सामान, तो आप बीच में लगाइए ताकि आपको फायदा हो, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिकल बेनिफिट। और हमें नहीं भूलना है कि इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। आप इन्वेस्टमेंट, निवेश डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपकी निवेश नीति ऐसी होए। हमारे अब नई निवेश नीति पर मैं कार्य कर रहा हूं। हमारी निवेश नीति, अगर आप जूता बनाते हैं तो वही निवेश नीति, आप आईटी की कुछ काम शुरू होता है वो निवेश नीति एक, कोई सीमेंट का कारखाना लगाता है उसकी निवेश नीति एक। मेरा तो यह है कि आप निवेश लाइए, पर साथ साथ मुझे बताइए कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी इससे। और अगर कोई कहता है मैं 100 करोड़ रुपए का निवेश लगाऊंगा मध्य प्रदेश में और 100 लोगों को रोजगार दूंगा, उसका स्वागत है। पर कोई दूसरा कहे कि मैं 100 करोड़ लगाऊंगा और 500 लोगों को रोजगार दूंगा, वहां मेरी निवेश नीति अलग होगी। दूसरा कहता है कि भाई मैं रखूंगा 200-300, पर जो आर्थिक गतिविधि बनेगी, उदाहरण के रूप में एक सीमेंट कंपनी थी, उन्होंने कहा हमें ये चाहिए, ये कैपिटल सब्सिडी चाहिए। मैंने कहा कि आपके दिन में कितने ट्रक चलेंगे जो आप अपना सीमेंट पूरे देश भर में भेजोगे? उन्होंने कहा 500 ट्रक प्रतिदिन हमारे चलेंगे। अगर 500 ट्रक चलेंगे रोज, तो वो ट्रक घूम के जब तक आएगा 8-10 दिन हो जाएंगे। इसका मतलब लगभग 5000 ट्रक। तो मैंने ये शर्त लगाई कि ये ट्रक जो आप उपयोग करेंगे, जिस ट्रक लगाएंगे, उसका मालिक मध्य प्रदेश का होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। इससे आप सोचिए कितनी आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। एक ट्रक में 5-7 लोग जुड़ते हैं, क्लीनर होता है, ये होता है, फलाना होता है, तो ये इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सबसे आवश्यक चीज है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को गिने, जिससे संबंधित रोजगार होता है, व्यवसाय के मौके मिलते। कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई वहां होटल बना लेगा, ये संबंधित विकास होता है। तो हमें इस पर नजर देनी है, और यही मेरा प्रयास है कि एक नई दृष्टि से, एक नए नजरिए से हम अपनी निवेश नीति बनाएं। हमें कंपीट करना है। हमारा कंपटीशन है तेलंगाना से, हमारा कंपटीशन है आंध्रा से, हमारा कंपटीशन दूसरे प्रदेशों से है। तो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ेगा इसमें। मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ, ये एक पदवी आपने पिछले 8-9 टर्म्स के अंदर पाई है काम करके छिंदवाड़ा मॉडल के ऊपर। अगर हम जानना चाहें कि छिंदवाड़ा मॉडल क्या पूरे मध्य प्रदेश पे व्यापक तौर पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहेगा? देखिए, ये मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, मेरे लिए एक मिशन था। एक मिशन था, मैंने इसको मिशन के रूप में इसकी योजना बनाई, मैंने नक्शा बनाया कि छिंदवाड़ा में 40 साल पहले क्या हो सकता है। हम क्या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में 5000-10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 15,000 को मिल जाएगा, हमारी तो लाखों की आवश्यकता है। तो कैसे हम कृषि क्षेत्र को मजबूत करें? तो मैंने शुरुआत करी थी, जो ऑयल सीड्स मिशन था 1980 में, कि छिंदवाड़ा में सोयाबीन का उत्पादन हुए। किसान मेरे से हंसते थे, कहते थे कमलनाथ क्या जानते हैं कृषि क्षेत्र का, हमारी जमीन खराब हो जाएगी, ये सोयाबीन क्या चीज है, और हमारी जमीन खराब हो जाएगी, हमारा बिकेगा नहीं। 5 सालों में छिंदवाड़ा नंबर 1 बना मध्य प्रदेश में। उस समय नंबर 1 बना सोयाबीन में, आज नहीं है। लोग, मैंने सोचा उसके बाद क्या करें, मक्का की तरफ चले गए। तो ये एक पूरा ऑल इंक्लूसिव नक्शा बनाना पड़ता है हमें कि क्या करें इसमें। लोग, हमारी सिंचाई की बात हुई, बड़ा बांध बनाएं या तालाब बनाएं,
मेरी प्राथमिकता थी हम तालाब बनाएं। हमारा गांव हमारा पानी, ये मेरा नया नारा है। हमारा गांव हमारा पानी। बड़ा बांध बनाएं या तालाब बनाएं, मेरी प्राथमिकता थी हम तालाब बनाएं। हमारा गांव हमारा पानी, ये मेरा नया नारा है। हमारा गांव हमारा पानी। तो इस तरीके से ये बड़ी बांध की बात करने लग जाते हैं, उसमें इतनी जमीन जाती है, इतने गांव डूब जाते हैं, लोगों को असुविधा होती है। उनको तो पानी से मतलब है, वो पानी तालाब से आया या बड़े बांध से आया। तो ये फैशन बन गया था, बांध के बारे में सोच लो, बड़े बड़े बांध के बारे में सोच लो। पर इसके दूसरे उपाय भी हैं। इसके साथ साथ हमारे बच्चों के लिए हम कैसे इनको स्किल करें। मेरे ऊपर जिम्मेदारी तो 7वीं पास की भी है, 8वीं पास की भी है, 9वीं पास की भी है। उसका क्या होगा? क्या वो अपनी जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा? उसके लिए मैंने उपाय निकाले। ड्राइवर्स ट्रेनिंग, आज 7वीं 8वीं क्लास वाला ड्राइवर बन जाता है और उसे 12-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है। तो इस प्रकार सड़कों की बात, मैंने सड़क नहीं देखी, ये आवागमन के लिए मैं सड़क नहीं देखता। ये भी एक भूल होती है हमारी कि हम सड़क को केवल आवागमन की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा माने। आज उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व छिंदवाड़ा में नेशनल हाईवे है। इसमें 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। लोगों को सुविधा तो होगी, पर 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का निवेश अपने जिले में आया। केवल जो अपना टार था वो बाहर से आया, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, रोलर अपना, गाड़ी घोड़ा अपना छिंदवाड़ा में। अब सोचिए कितनी आर्थिक गतिविधि बन गई। हमारी ग्रामीण सड़कें बने, गांव तो खुश है, पर जिसने मिट्टी का काम किया, गिट्टी का काम किया, मजदूरी का काम किया, उसने तो पलायन नहीं किया ना, नहीं तो वो चला जाता है दूसरे जिले में पलायन। इससे पलायन भी रुकता है। तो जो संबंधित विकास होता है, इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मानता हूं, केवल आवागमन की बात नहीं है। आवागमन तो होता है। तो इस प्रकार, इस सोच से, और यही सोच में मध्य प्रदेश में, आपने प्रश्न पूछा था कैसे, यही सोच में हम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं कि कैसे हर जिले में आर्थिक गतिविधि बने। आज कोई कहेगा कि सब कहेंगे हमें मेडिकल कॉलेज बना दो। आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की, आज कमी है, पर हमें यह देखना है जो हमारी क्वालिटी है। आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी जो है रोजगार लायक है? ये प्रश्न हमको ईमानदारी से पूछना है, और इसमें हम आंखें नहीं बंद कर सकते। अगर क्वालिटी खराब है, इनको कहीं नहीं रोजगार मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। तो इस तरह एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। सर, ये इसको रेप्लिकेट करना, छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि वहां एक लंबे प्रयास के बाद आपने वो सब चीजें डेवलप की, इसको करना कितना आसान या मुश्किल है जब प्रदेश भर की बात होती है? देखिए, ये सोच, हमें सोच बदलनी होगी। हमें अपनी सोच में, और यही मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारे जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, इसमें हमारी जो कार्य प्रणाली है, उसमें इससे ये सोच जुड़े। ये सोच को जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी नकुलनाथ साहब से भी बात हो रही थी, सांसद महोदय, उन्होंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी को लेकर जिद पकड़ ली थी कि यहां यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। तो वो जिद आपने कैसे देखी? क्योंकि आप वहां के सांसद इतने दिनों तक रहे, आप जिद पकड़ते रहे वहां की चीजों को लेकर, और अब घर से जिद हो रही थी। ये मैंने भी कई साल पहले सोचा था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कि हम छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे। अब जो पहली सरकार थी, उनको छिंदवाड़ा से कोई खुशबू आती नहीं थी। उनको खुशबू आती नहीं थी तो कैसे बनता? तो मैंने कहा ये आवश्यकता है कि, और आज जो वाइस चांसलर आज ही बने, आज नियुक्त किए गए, उनको मैंने उनसे आज मीटिंग करी। पहला काम किया, जैसे वो नियुक्त होते हैं मैंने बुलाया और कहा, और ये मेरिट में चुने गए। ये भी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, इसकी सिफारिश, उसकी सिफारिश, और वो बंदा नहीं।
इस वाइस चांसलर के सिलेक्शन के पहले ना तो मैंने उसकी शक्ल देखी थी, ना तो मैं कभी उसे मिला था, पर मैंने देखा था इसकी डेटा क्या है। सिलेक्शन कमेटी ने 3 नाम दिए थे, मैंने कहा यही ठीक लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये रूटीन विश्वविद्यालय मैं नहीं चाहता, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें नई चीज क्या करेंगे, क्या नया सोच लाएंगे। हमें उस प्रकार का विश्वविद्यालय, हम भविष्य का विश्वविद्यालय बना रहे हैं। अगर आज विश्वविद्यालय बन रहा है, आज यूनिवर्सिटी बन रही है, हम भविष्य की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। ये मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने सोच को बदलने की बात की। हमने आईटीवी नेटवर्क पे एक पानी को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी है, आखिरी बूंद के नाम से, कि हम अपनी तरफ से 100 करोड़ रुपए साल की इन्वेंट्री कमिट कर रहे हैं पानी की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। कुछ इसी तरह की सोच आपकी सरकार ने भी रखी है पानी को लेकर, ये राइट टू वाटर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जो सबके साथ जुड़ा है, गरीब हो, अमीर हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, पानी उसके साथ जुड़ा है। तो ये मैंने सोचा कि हम एक कानून बनाते हैं जिस कानून में पानी का अधिकार, राइट टू वाटर का हम कानून बनाने जा रहे हैं, राइट टू वाटर। और ये हमें डायरेक्शन देगा ये कानून। जैसे मैंने कहा, हमारा गांव हमारा पानी। दूसरी चीज, हम अपनी नदियां जो सालों से सूख गई हैं, आज आप देखिए 30-40 साल पहले आप में से देखते होंगे कितनी सारी नदियां हैं जहां पहले पानी होता था, आज पानी नहीं है। तो इन नदियों को पुनर्जीवित करना, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए हमने 30 या 40 नदियां चुनी है जिनको हम पुनर्जीवित करेंगे। कैसे पुनर्जीवित करेंगे कि जो सोर्स है, वाटर सोर्स मैनेजमेंट जिसको कहेंगे, वो सोर्स पर हम कैसे मैनेज करेंगे, वो है। तो नदियों को पुनर्जीवित, गारंटी वाटर, मतलब हर व्यक्ति को। द ऑब्जेक्टिव विल बी टू हेड टुवर्ड्स दैट। देखो, ये 1 साल में तो होगा नहीं, पर इट इज गॉट टू बी अ राइट, एंड दैट राइट ये सबको इफेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा, सब वर्ग को ये इफेक्ट करता है।